अब हम अध्ययन करेंगे मोदी गिलियानी व मिलर का सिद्धांत। इसे हम एमएम अप्रोच या एमएम थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम लाभांश नीति की अप्रासंगिकता का विचार अर्थात इररिलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी या डिसीजन भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि फर्म के मूल्य निर्धारण में लाभांश की प्रासंगिकता नहीं है। डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। लाभांश नीति और फर्म का मूल्य दोनों स्वतंत्र चर है। लाभांश नीति एवं फर्म का मूल्य दोनों स्वतंत्र चर है, अर्थात दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वस्तुतः यह मान्यता है कि लाभांश निर्णयों का अंश के मूल्य एवं फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस सिद्धांत की लाभांश की अप्रासंगिकता मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? लाभ का अप्रासंगिकता सिद्धांत भी कहा जाता है। अप्रासंगिकता सिद्धांत या मॉडल भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में लाभांश नीति की कंपनी के मूल्य को अधिकतम करने में कोई भूमिका नहीं है। लाभांश नीति की कंपनी के मूल्य को अधिकतम करने में कोई भूमिका नहीं है। कंपनी के मूल्य को विनियोग नीति प्रभावित करती है, ना कि लाभांश नीति। कंपनी के मूल्य को विनियोग नीति प्रभावित करती है। विनियोग नीति प्रभावित करती है, ना कि लाभांश नीति। कंपनी के मूल्य को विनियोग नीति प्रभावित करती है, ना कि लाभांश नीति। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मोदी गिलियानी व मिलर है। इसलिए इस विचारधारा को एमएम अप्रोच या एमएम थ्योरी भी कहते हैं। मोदी गिलियानी व मिलर का सिद्धांत का मूल तत्व यही है कि एक फर्म की लाभांश नीति अप्रासंगिक है। लाभांश नीति क्या है? अप्रासंगिक है और यह अंशधारियों के धन को प्रभावित नहीं करती है। उनका मत है कि अंशधारी लाभांश या पूंजीगत लाभ के रूप में प्राप्त होने वाले प्रत्यय के प्रति तटस्थ रहते हैं। निश्चितता की दशा में और कर लाभ अर्थात टैक्स बेनिफिट के अभाव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म को प्रतिधारित कर लेती है या लाभांश के रूप में बांट देती है। फर्म का मूल्य और उसकी आय पर निर्भर करती है और कंपनी की विनियोग नीति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं जो निम्न प्रकार है। हम मान्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। एजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट, पूंजी बाजार पूर्ण है जिसमें सभी विनियोगता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है।
पूंजी बाजार पूर्ण होना चाहिए। पूंजी बाजार पूर्ण है जिसमें सभी विनियोक्ताओं का व्यवहार विवेकपूर्ण है। सभी विनियोक्ताओं का व्यवहार विवेकपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, प्रतिभूतियां असीमित रूप में विभाज्य है। प्रतिभूतियां अर्थात सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां असीमित रूप में विभाज्य है। थर्ड पॉइंट, पूंजी निर्गमन की लागत शून्य है। पूंजी निर्गमन की लागत शून्य है। फोर्थ पॉइंट, कंपनी के संबंध में सूचनाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध है, अर्थात भावी अवसरों के बारे में विनियोक्ताओं तथा प्रबंधकों के पास समान सूचनाएं उपलब्ध होती है। भावी अवसरों के बारे में विनियोक्ताओं को तथा प्रबंधकों के पास समान सूचनाएं उपलब्ध होती है। अर्थात कोई चीज छिपी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभांश आय तथा पूंजीगत लाभ पर कर की दर में कोई अंतर विद्यमान नहीं है, अर्थात कर लाभ उपलब्ध नहीं है। कर लाभ उपलब्ध नहीं है। व्यक्तिगत एवं निगम कर अनुपस्थित होते हैं। व्यक्तिगत एवं निगम कर अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संस्था की विनियोग नीति स्थिर एवं सुनिश्चित है। संस्था की विनियोग नीति स्थिर एवं सुनिश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई जोखिम
जोखिम विद्यमान नहीं है, अर्थात विनियोक्ता भावी कीमत, आय व लाभांश का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है। विनियोक्ता भावी कीमत, विनियोक्ता भावी कीमत व लाभांश पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई जोखिम विद्यमान नहीं होगा, कोई भी जोखिम विद्यमान नहीं होगा, अर्थात कोई भी जोखिम विद्यमान नहीं होगा। ये एमएम थ्योरी की कुछ मान्यता है जिसके आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धांत के अनुसार फर्म का मूल्य इसकी आधारभूत अर्जन शक्ति तथा इसकी जोखिम श्रेणी पर निर्भर करता है। इसलिए फर्म का मूल्य इसकी संपत्ति विनियोग नीति पर निर्भर करता है, ना कि अर्जनों को लाभांश तथा प्रतिधारित अर्जनों में विभाजित करने पर। एमएम सिद्धांत उपरोक्त मान्यताओं के अंतर्गत स्पष्ट करता है कि यदि एक फर्म अधिक लाभांश वितरित करती है तो इसे अधिक स्टॉक नए विनियोक्ताओं को बेचना होता है तथा नए विनियोक्ताओं को यह दिया गया कंपनी के मूल्य का हिस्सा भुगतान किए गए लाभांश के बराबर होता है। फर्म का मूल्य लाभांश भुगतान से निर्धारित नहीं होता है। फर्म का मूल्य लाभांश भुगतान से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि परियोजना की आय अर्जन शक्ति पर निर्भर करता है जिससे फर्म ने अपनी मुद्रा विनियोजित की है। एमएम सिद्धांत इन मान्यताओं के लिए जिस तर्क का प्रयोग किया जाता है उसे ग्राहक प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। ग्राहक प्रभाव बताता है कि फर्म उन अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगी जिनका लाभांश पैटर्न तथा स्थायित्व की पसंद फर्म के भुगतान पैटर्न तथा स्थायित्व के अनुरूप होगी। चूंकि फर्म के अंशधारी तथा ग्राहक वर्ग जो आशा करते हैं वे ही प्राप्त करते हैं, अतः फर्म के स्टॉक का मूल्य लाभांश नीति से और प्रभावित रहता है। एमएम मॉडल की सहायता से हम अंश का बाजार मूल्य लाभांश घोषित करने के बाद इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। P0 बराबर P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE, जहां P0 बराबर प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, अर्थात अंश का प्रचलित बाजार मूल्य, अंश का प्रचलित बाजार मूल्य P1 बराबर मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड 1, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर एट द एंड of period 1,
अर्थात पहली अवधि के अंत में अंश का बाजार मूल्य है। पहली अवधि के अंत में अंश का बाजार मूल्य है। D1 बराबर डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ पीरियड 1, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड at the end of period 1, अर्थात लाभांश जो पहली अवधि के अंत में प्राप्त होगा पहली अवधि के अंत में प्राप्त होगा। पहली अवधि के अंत में प्राप्त होगा। के ई अर्थात समता पूंजी की लागत, के ई बराबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, अर्थात समता पूंजी की लागत अतः हम देखते हैं P बराबर अंश का प्रचलित बाजार मूल्य, अंश का प्रचलित बाजार मूल्य, पहली अवधि के अंत में अंश का बाजार मूल्य में लाभांश जो पहली अवधि के अंत में प्राप्त होगा उन दोनों को जोड़ने पर और उसमें 1 प्लस समता पूंजी की लागत का भाग देने पर हमें अंश का प्रचलित बाजार मूल्य प्राप्त होता है। नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा एन इजिकल टू आई माइनस ई माइनस स्मॉल एन D1 अपॉन P1, जहां n बराबर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। स्मॉल n बराबर क्या होगा? स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग at the beginning of the period तथा कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड। कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड, नए शेयर जो जारी किया जा रहा है वो। ई बराबर अर्निंग्स, ई बराबर अर्निंग्स और नेट इनकम ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड, ये भी लिख सकते हैं अपन। और आई बराबर I is equal to total investment amount needed for the period, needed for the project। इस मॉडल की कुछ मान्यताएं के साथ में कुछ आलोचनाएं भी है।
तो हम बात करते हैं आलोचना के बारे में। मोदी गिलानी व मिलर के सिद्धांत की कुल आलोचनाएं। फर्स्ट, कर विभेदक। इस मॉडल की व्याख्या में करों की अनुपस्थिति वास्तविकता से परे है। लाभांश तथा पूंजीगत लाभ दोनों के लिए आयकर की दरें भिन्न भिन्न होती है। लाभांश तथा पूंजीगत लाभ के लिए आयकर की दरें भिन्न भिन्न होती है। सेकेंड पॉइंट, निर्गमन लागत, इशूड कॉस्ट। नए अंशों के निर्गमन पर अभिकूपन कमीशन व दलाली पर व्यय करना पड़ता है, अतः बाह्य वित्तीय आय आंतरिक वित्तीय से महंगा पड़ता है, जबकि इस मॉडल में निर्गमन लागत को शून्य मान लिया गया है। नए अंशों के निर्गमन पर अभिकूपन कमीशन या दलाली, अंडरराइटिंग कमीशन या ब्रोकरेज पर व्यय करना पड़ता है। अतः बाह्य वित्तीय आंतरिक वित्तीय से महंगा पड़ता है, जबकि इस मॉडल में निर्गमन लागत को क्या मान लिया गया था? जबकि निर्गमन लागत को शून्य मान लिया गया था, शून्य माना गया है। अनिश्चितता, व्यवहार में अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान रहती है और भविष्य के बारे में सही पूर्वानुमान संभव नहीं हो पाता है। व्यवहार में अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान रहती है। और भविष्य के बारे में सही पूर्वानुमान संभव नहीं होता तथा भविष्य में सही पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट, पूर्ण बाजार। व्यवहारिक पूंजी बाजार अपूर्ण होता है। व्यवहारिक पूंजी बाजार अपूर्ण होता है, जिसमें समस्त सूचनाएं तुरंत निःशुल्क प्राप्त नहीं होती। जिसमें समस्त सूचनाएं
तुरंत निःशुल्क प्राप्त नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट, लाभांश का भुगतान। लाभांश का भुगतान। लाभांश भुगतान अनुपात में वृद्धि संस्था के संभावित अर्जन में वृद्धि का संकेत देती है और इससे अंशों का मूल्य बढ़ता है, जबकि इस मॉडल में लाभांश को उदासीन अवशेष मान लिया गया है। लाभांश को उदासीन अवशेष माना गया है। इस मॉडल में लाभांश को उदासीन अवशेष मान लिया गया है।